हेलो दोस्तों, घटना चक्र की सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमी का सेशन। तो इकोनॉमी के सेशन में हम लोग कर रहे थे मनी एंड बैंकिंग, जिसमें कि इसमें 200 क्वेश्चन करा दिए गए थे। तो आज हम लोग करेंगे 201 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 201 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। तो ये सही है। इसमें देखिए केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। अब है 202 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो देखिए 2019 का बताना है इसमें। तो इसमें है देखिए 5.15% एवं 4.9%, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट था, तो ये था 8% का। क्वेश्चन नंबर 204 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 सितंबर 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर थी, तो यह था 7.75%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 205, सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है। तो ये किया जाता है बैंक कार्य के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। तो यह देता है SLR से, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात यानी कि SLR को 50 अंक बेसिक पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है। तो देखिए उस समय जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, रेट में कमी आ जाती है तो घटा देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा 207 का। अब आता है 208 नंबर, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, तो इसको SLR कहते हैं। SLR हो जाएगा, हाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी है, SLR। क्वेश्चन नंबर 209 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो यह किया जाता है PLR। क्वेश्चन नंबर 210 है, मौद्रिक नीति है, तो यह है ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति का पूरक। क्वेश्चन नंबर 211 है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। तो यह करता है RBI, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 212 है, RBI के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 213 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 214 है, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी CRR में वृद्धि की घोषणा करती है तब इसका अर्थ होता है, CRR में जब वृद्धि होता है तब बताना है। जब बैंक ये CRR अपना वृद्धि करता है तो इसका रेट बढ़ जाता है, तो बैंकों के पास पैसा जो है कम होने लगता है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापारी बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी क्योंकि पैसा बैंक ले लेता है, RBI। 215 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो ये है ऑप्शन बी, यह साख सीजन को कम करता है। 216 नंबर क्वेश्चन है, नए रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनियम मूल्य को निर्धारित करते हैं। तो ये करते हैं उच्च मुद्रास्फीति, उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च कच्चे तेल की कीमत, यानी सभी हैं, तो हो जाएंगे ऑप्शन ए, उपयुक्त तीनों कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो इसमें नागालैंड का नहीं करता है, नहीं सॉरी, जम्मू कश्मीर का है। इसमें देखते हैं, इस प्रश्न में देखते हैं इसका, सिक्किम के अतिरिक्त सभी राज्यों का और जम्मू कश्मीर द्वारा RBI के समझौते तहत बैंकिंग के संचालन का कार्य RBI को सौंपा गया है। RBI इन राज्य सरकारों के बैंकरों के रूप में कार्य करता है। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में RBI के साथ जनवरी 2011 में समझौता किया गया था, जो 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुआ था। इस समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर के RBI के एजेंट के तहत वहाँ की सरकार सामान्य बैंकिंग के संचालन हेतु नियुक्ति किया गया था। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और इसके 2 संघ क्षेत्रों में विभाजन के पश्चात अब जम्मू कश्मीर बैंक RBI के एजेंट है, तो ये ऑप्शन बी हो जाता है उस टाइम, लेकिन अब ये भी है। क्वेश्चन नंबर 218 है, पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है, इसमें से जो ये ऑप्शन दिए इसमें से कोई नहीं है पुनर्क्रय, ये रेपो दर का प्रयोग होता है जो कि RBI
द्वारा मुद्रा बाजार में साख नियमन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 219 है, निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 220 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो ये करती है आरबीआई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 221 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित, मतलब कि गवर्नर को बताना है कौन से काल में कौन थे। तो देखिए इसमें हो जाएंगे डॉक्टर आई.जी. पटेल, और फिर हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर हो जाएंगे डॉक्टर सी रंगराजन, और उसके बाद हो जाएंगे डॉक्टर डी सुब्बाराव। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका कार्यकाल देख लीजिए, डॉक्टर सी रंगराजन के 1992-97 थे, डॉक्टर आई.जी. पटेल हैं 1977 से 1982 तक थे, डॉक्टर सुब्बाराव थे 2008 से 2013, मनमोहन सिंह थे 1982 से 1985 तक। क्वेश्चन नंबर 222 है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो इसमें देखिए ये राजा चेलैया नहीं थे, बाकी मनमोहन सिंह, रंगराजन, विमल सभी लोग थे। क्वेश्चन नंबर 223 है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो देखिए उर्जित पटेल इस समय 2016 का दिखाया गया है, लेकिन इस समय शशिकांत दास है, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 224 है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसमें वर्तमान में तो इस समय नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस समय शशिकांत दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 225 है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल, उसको बताया गया, लेकिन इसमें शशिकांत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 226, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक किस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे कहा जाता है? तो उसे रेपो रेट दर कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 227 है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है? तो यह कहलाती है रेपो दर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 228, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है, तो वह रिवर्स रेपो दर होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 229 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। दूसरा है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो ऑप्शन सी है, दोनों सही है। तो इस प्रकार इसमें देखिए दोनों ये दोनों गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, दोनों गलत है, ये उलट दिया है बस इसको, जैसे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसको कुछ बताना है गलत कौन से, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 230, बैंक दर वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, तो इस बात का संकेत है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा की नीति अनुसरण कर रहा है। तो यह 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 231 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर है, तो वह होता है जुलाई से जून, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 232 है, चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? तो यह होता है मुद्रा नीति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 233 है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, तो यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 234 है, निम्नलिखित उपायों में से किसके यानी किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? तो यह होगा केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, सही है। दूसरा है, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, गलत है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, ये सही है। चौथा है, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, तो ये गलत है। तो इस प्रकार 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 235 है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है, तो इसका आशय सिक्योरिटी में व्यापार करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय से, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 237 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, तो ये सही है, पहला वाला। दूसरा है, किसी देश की गिनी गुणांक के एक मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है, तो ये पूर्णतः समान, ये वाला गलत है, ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। इस प्रकार केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 238 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? तो ये है परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात, बाकी सब है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 है, परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो यह है साख की राशनिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 240 नंबर है,
खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती है तो ये होती है साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। क्वेश्चन नंबर 241 है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप तो यह होती है बाजार की तरलता बढ़ जाती है जब। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 242 है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिलों की पुनः कटौती करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से होता है, तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 244 से पिछले एक वर्ष अर्थात जून 2010 तथा जून 2011 के मध्य रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट की अंतर कोटि रही थी, तो यह रही थी 1% का। क्वेश्चन नंबर 245 से अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर कर दिया गया है, तो वह कर दिया गया 6.5%, 6.5। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 है, आरबीआई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, यही गलत है। बाकी ऑप्शन बी है, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों का बैंक है, विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, सभी सही है, केवल एक गलत है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। क्वेश्चन नंबर 248 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो यह होता है आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 249, विनिमय 7 विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 250 है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो ये बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 251 है, आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि से तो ये अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 252 है, बैंक दर का आशय है, तो ये होता है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 253 है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन ए है गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 254 है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है एक विकास बैंक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 255 है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, तो यह है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 256 है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, भारत का औद्योगिक वित्त निगम। दूसरा है, भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम, भारत औद्योगिक विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसको कालानुक्रम में लगाना है। देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है, 1 2 4 3, इसका कालानुक्रम देख लेते हैं हम लोग। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, यह इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 जुलाई 1964 में हुआ था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी फरवरी 1964 में। तो इस प्रकार 1 2 4 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 257 है, भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। कथन एक है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, फिर वह भारतीय औद्योगिक, इसको कालानुक्रम बताना है। तो देखिए ये सभी कालानुक्रम में लगे हुए हैं, जैसे कि IFCI दिया है 1948 और ICICI के दिया है। ICICI का भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में है। फिर IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में है और फिर नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 है, तो देखिए यहाँ पर स्थापना है बताना है। तो इसमें देखिए भारतीय औद्योगिक ICICI का जो अभी हम लोग ने पढ़ा, तो ये था 1955 में। फिर IDBI का तो 1964 में हुआ था। IFCI का तो ये ICI 1948 में हुआ था। फिर SIDBI तो 1990 में हुआ था। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो नीचे दिया गया कुछ तो बताना है। तो सबसे पहले हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, फिर हुआ था नाबार्ड की, फिर स्वयं सेवा समूह का और फिर किसान क्रेडिट कार्ड का। इसका ईयर देख लेते हैं। नाबार्ड 1982 में है, स्वयं सेवा समूह 1992-93 है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। 260 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है स्थापना दिवस कब इसका है। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक इसका हुआ था 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का हुआ था 1964 में। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का तो इसका हुआ था 1955 में। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का हुआ था 1987 में। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 2 1 4, ऑप्शन सी। 2 3 2 1 4, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 261 है,
निम्नलिखित में विपणन संस्था कौन सी है? तो यह है सेल, SAIL सेल। सेल का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 262 है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्थान नहीं है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सिडबी है, नाबार्ड है, राज्य सरकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263, स्थापना के वर्ष अनुसार निम्न को बढ़ते क्रम व्यवस्थित कीजिए। LIC है, IDBI है, सेबी है, UTI है। तो LIC का देखिए 1956 था, IDBI का 1964 था, सेबी का क्या है, UTI का देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पर पता करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1956 है, और यूनिट ट्रस्ट की सार्वजनिक विनियोजन संस्था है जिनकी स्थापना 1963 में हुआ था, और फरवरी 1964 में अधिनियम में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास यानी सिडबी की स्थापना 1964 में फिर हुआ था। प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना तो 1956 में, ऑप्शन ए। 265 नंबर, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन ए है, अप्रैल 2000 में। 266 नंबर है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, तो यह है ऑप्शन सी, इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को। क्वेश्चन नंबर 267 है, IRDA यानी IRDA नियमन करती है, तो ये है बीमा कंपनियों का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 268 है, एक्चुअरीज शब्द संबंधी था, तो यह होता है बीमा से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 269, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो यह करती है सेबी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 270, सेबी अधिनियम पारित हुआ था, तो यह है 1992, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 271, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो यह करता है, ऑप्शन बी, सेबी। क्वेश्चन नंबर 272 है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो ऑप्शन डी करता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 273 है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियाँ सौंपी हैं? तो यह है सेबी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 274 है, निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी, सेबी। क्वेश्चन नंबर 275 है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी करते हैं? तो ये पार्टिसिपेटरी बिड करते हैं, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट यानी सहभागिता पत्र। ये लाभ कमाने के लिए होते हैं सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 276 नंबर। 276 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? तो इसमें देखिए, ये समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी, सही है। इसका संबंध निगमी प्रशासन से है, सही है। इसने संतुष्टि की है कि कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी है। इसने संतुष्टि की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहना चाहिए, ये गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 277 है, किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था यानी NBFI के बीच अंतर यह है कि, तो यह हो जाता है, बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 है, भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, कथन एक है, ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते, तो ले सकते हैं, ये पहला गलत है। दूसरा है, ये बचत खाते की तरफ मांग निक्षेप डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, तो दूसरा वाला सही है, तो इस प्रकार केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है, तो यह होता है अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना। दूसरा है धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का समर्थन हो। तीसरा लोगों के बजट को एकत्र करना। सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? तो यह होता है UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 281 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन मौद्रिक नीति घटक है, तो ये है बैंक दर है और खुली बाजार कार्रवाई है, लोक ऋण नहीं है, लोक राजस्व भी नहीं है, तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 282 है, निम्नलिखित में कौन एक अन्य से भिन्न है? तो देखिए UTI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैन बैंक सर्विसेज है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, देखो सभी इसके अंतर्गत आ गए हैं, तो इसलिए इसको स्टार लगा दिया है। प्रश्नगत चारों विकल्पों में से किसी न किसी आधार पर अन्य 3 से भिन्नता है। UTI जहाँ एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वही अन्य तीनों वित्तीय उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं हैं, इसलिए UTI को मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 है, वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? तो ये होती है कॉर्पोरेट निगम उद्योग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 284, कंपनी अंश यानी शेयर पर मर्यादित LTD होने का अर्थ है, तो ये होता है धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना।
क्वेश्चन नंबर 285 है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? तो ये ऑप्शन ए है, साझेदार 20 से कम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 286 है, रिसर्जे से इंडिया बांड जारी किए गए थे यूएस डॉलर में, पाउंडिंग स्टर्लिंग और, तो ये कह रहे जर्मन मार्क में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 287 में भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में है। 288 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, तो यह ऑप्शन डी है, उपयोग सभी, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई हो जाएगा, एलआईसी और जीआईसी हो जाएगा। 289 है, निक्की क्या है? तो यह है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। 290 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध 50 और अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। दूसरा है, सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को अनुपातिक भारिता दी जाती है। तो यही वाला सही है, दूसरा वाला, बाकी दोनों गलत है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज, ये गलत है, दूसरा वाला सही है केवल। क्वेश्चन नंबर 291 है, संविधि सूचकांक यानी सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है? तो ये होता है बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत का एक समूह कंपनी शेयरों के मूल्य समग्र चढ़ाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो यह होता है 30, ऑप्शन बी हो जाएगा। 293 नंबर है, बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या होती है 30, ऑप्शन ए हो जाएगा। 294 नंबर है, मार्च 2014 तक तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनेक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या थी, तो यह है ऑप्शन नंबर डी 25। क्वेश्चन नंबर 295, बीएसई ग्रीनेक्स की में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो 25 हैं। वर्ष 2001 के दौरान भारत के निम्नलिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार था, तो वो राष्ट्रीय शेयर बाजार था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297 है, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण हैं? तो विदेशी कोषों का अंतर प्रवाह और बाहरी प्रवाह सही है। विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावन, मौद्रिक नीति का परिवर्तन, सभी सही है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298, दलाल ट्रिथ स्थित है? तो यह है मुंबई में है, ऑप्शन सी। शब्द बुल और बियर किस व्यापार से क्षेत्र जुड़े हैं? तो ये होते हैं शेयर बाजार से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 300 है, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया यानी मंदड़िया शब्द किसको द्योतक है? तो उस निवेशक का जो ये महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 300 का ए सही है। 301 है, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो ये हो जाएगा दलाल, ऑप्शन ए। 302 है, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? तो ये हो जाता है सी, दलाल, ऑप्शन सी। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से, ऑप्शन ए। 304 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक व्यापार संबंधित है? तो हो जाएगा शेयर बाजार से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 305 है, पूंजी बाजार से आशय है? तो ऑप्शन ए शेयर बाजार है। क्वेश्चन नंबर 306 है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है? तो ये होता है ऑप्शन सी, याचना मुद्रा बाजार। 307 नंबर क्वेश्चन है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है? तो ये होता है ऑप्शन सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 है, गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन बी हो जाएगा 308 का। क्वेश्चन नंबर 309 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो ये हो जाएगा सेप्स। क्वेश्चन नंबर 310 है, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक कहते हैं धारक उसके, तो उसके लेनदार होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 311 नंबर क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो ये हो जाएगा कंपनी का ऋण पत्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 312 है, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना तो 1920 में हुई थी, यह अवस्थित था? तो यह अवस्थित है झाग में, 1920। 313 नंबर क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लंबी अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 314 है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? तो यह हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 315 है, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 316, भूमि विकास बैंक का भाग है? तो सहकारी साख संरचना का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 है, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र होता है जनपद स्तर तक। क्वेश्चन नंबर 318 है, सहकारी साख समितियों का ढांचा है? तो यह होता है त्रिस्तरीय का। क्वेश्चन नंबर 319 है, निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्य करता है? तो यह होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 320 है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं? तो यह होता है सदस्यों द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 322 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो ये की गई थी छठी पे, 1980 से 85 में थे, 1982 में स्थापना हुआ था। 1923 का क्वेश्चन 323 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है? तो वो होता है नाबार्ड, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 324 है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो ये होता है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 325 है, किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी है 1982 में। नाबार्ड अस्तित्व में आया 1982 में। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं के सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकमात्र संस्था है, तो यह होती है नाबार्ड, ऑप्शन बी। 329 नंबर है, नाबार्ड के संबंध में कथन विचार कीजिए। ये नाबार्ड का संसद के अधिनियम 1982 में स्थापित हुआ था, ये केवल कृषि के लिए नहीं है, गलत है, केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कि 330 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, तो ये करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कृषि की वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है, तो नाबार्ड है, ऑप्शन बी। 332 नंबर क्वेश्चन है, कृषि साख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है नाबार्ड का। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक नाबार्ड है। कृषि वित्त पुनर्वित्त सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, नाबार्ड है। नाबार्ड संबंधित है तो राष्ट्रीय विकास कृषि तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, तो ये कराता है निर्यात एवं आयात को, ऑप्शन सी। 337 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1975 में किया गया था, ऑप्शन डी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, तो 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, तो देखिए, लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में समान लोगों को साख प्रदान करना है, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना है, ऑप्शन डी है। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, यही गलत है, ऑप्शन डी। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340 से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 341 से ग्रामीण परिवार को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है या करते हैं, तो कथन एक हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सही है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, तो ये गलत है। भूमि विकास बैंक, ये सही है। तो एक और तीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 342 है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों को लागू हुआ है, तो यह हुआ है राजा जे चलैया समिति। क्वेश्चन नंबर 343 है, भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो 1993 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। रंगराजन समिति विनिवेश बैंक सुधार, तो ये हुआ था विनिवेश के लिए। 345 नंबर क्वेश्चन है, वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हम समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया है, तो ये दिया है SLR और CRR को। क्वेश्चन नंबर 346 है, हाल ही में प्रस्तुत एम नरसिम्हम समिति का प्रतिवेदन किस विषय पर है, तो यह है बैंकिंग सुधार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 347 है, निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए हैं, तो ऑप्शन डी है नरसिम्हम समिति। क्वेश्चन नंबर 348 है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे, तो यह है रघुराम राजन, ऑप्शन बी। 349 नंबर क्वेश्चन है, RBI ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था, इसके अध्यक्ष हैं YH मालेगाम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 350 है, 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए हैं, तो ऑप्शन ए है मालेगाम समिति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 351 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जापान पैनल गठित किया गया था, तो ये गठित किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 352 है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो GB रामकृष्णन थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 353 है, अभी हाल में किसको वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया अभिजीत सेन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 2004 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 354 है, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यह नीति आयोग का एक अंग है, गलत। यह संघ वित्त मंत्री का इसका प्रमुख होता है, तो ये सही है। अर्थव्यवस्था के समिष्ट सविवेक पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 355, निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था, तो ये है C रंगराजन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 356 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नचिकेत मोर। क्वेश्चन नंबर 358 है, भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है, तो यह होता है यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से, मुद्रास्फीति की अल्पावधि वजह, सभी सही हैं, 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। 359 नंबर क्वेश्चन, सरकार की संप्रभु स्वर्ण बांड योजना एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य क्या है, तो पहला है भारतीय
गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना सही है। स्वर्ण एवं आभूषणों के क्षेत्र एफडीआई में प्रोत्साहित करना ये गलत है। स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता को कमी लाना, तो ये सही है 1 और 3। तो ये इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। 360 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो ये नाबार्ड नहीं करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम आच्छादित है? तो ये होता है उपभोग साख एवं निवेश साख, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 362, किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की गई? तो ये है 1998-99 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 363 है, अभी हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 364 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी है ग्रामीण बैंकिंग से। क्वेश्चन नंबर 365 है, शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संबद्धताओं में बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो ये होती है लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। दूसरा है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 366 नंबर है, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बताना है कौन सा सही इसमें है। ये योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई थी, यही सही है, बाकी दोनों गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 367 है, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो ये होता है उपरोक्त सभी, यानी क्रिसिल है, इका है, केयर है, सभी है। 368 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन परिस्थितियों की पूंजीगत लाभ हो सकता है? जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, और जब आप कोई रंगचित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 269 है, 4 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा में परिवर्तन प्रस्तावित किया है। इसका प्रस्ताव था एफडीआई की सीमा 26% बढ़ाकर 49% कर दी गई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 370, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, बाकी सब हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 371 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2004 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 125 अरब अमेरिकी डॉलर के अंक को पार नहीं कर पाया था, तो ये किया गया था, ये पहला गलत है। दूसरा है, थोक मूल्य सूचकांक की श्रृंखला जो अप्रैल 2000 को शुरू हुई का आधार वर्ष 1993-94 है, तो ये सही है, केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 372 है, हाल के वर्षों में रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है? तो ये हुआ है डॉलर, 2007 का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 373 है, यदि एक समय में अंतराल में बाजारी शक्तियों द्वारा विनिमय 60 रुपये प्रति डॉलर तो बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है, तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपये का मूल्य ह्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 374 है, जब विनिमय दर यानी $1 बराबर 60 से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 हो जाती है, तो इसका अभिप्राय है कि तो रुपया अधिमूल्य हो गया है, डॉलर का मूल्य घट गया है, रुपये का मूल्य घट गया है, डॉलर का अधिमूल्य हो गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी 2, 3 और 4 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 375, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डो जोन्स न्यूयॉर्क, हैंग सेंग सियोल और FTSE 100 लंदन। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी है 1 और 3, बाकी हैंग सेंग सियोल गलत है। क्वेश्चन नंबर 376 देते हैं, S&P 500 किससे संबंधित है? तो यह होता है बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 377 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है जापान निक्की सही है, सिंगापुर सूचकांक गलत है, UK FTSE सही है, USA नास्डॉक सही है। 378 नंबर क्वेश्चन है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो होती है कीमतें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 379 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो होता है जिंस फ्यूचर व्यापार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 380 है, कथन और कारण है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं क्योंकि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 381 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा? तो ये होगा ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 382, हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण है, पहला है उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खदानों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है, तो ये गलत है। दूसरा है, बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, सही है। तीसरा है, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं, ये भी सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3।
383 नंबर क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो यह करता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 384 है, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य समूह सम्मिलित है? तो यह है ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण मुद्रा तथा विशेष आहरण अधिकार SDR। क्वेश्चन नंबर 385, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 386, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को, ऑप्शन बी। 387 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है? तो देखिए ये दिल्ली मेट्रो का रेल कार्ड है, इलेक्ट्रिक बटुआ है, राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र ये नहीं है, बाकी एयरटेल मुद्रा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 388 है, निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली 1993 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 389 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही है, क्योंकि होता है इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफ़ी कम हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 390 है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस कीमत कारणों से हो सकती है? तो ये हो सकता है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में कम वृद्धि, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 391 में, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, तो ये किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 392 है, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये है ऑप्शन ए, जे टीन बर्लिन ने। क्वेश्चन नंबर 393, कथन और कारण है, सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है, क्योंकि भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहायों का स्तर बहुत अधिक है, तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। 394 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है, तो यह रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 395 में है, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन ए है निजी बैंक, ऑप्शन बी है विकास बैंक, ऑप्शन सी है निर्यात आयात बैंक, ऑप्शन डी है पेंशन फंड। तो इस प्रकार इस 395 का हो जाएगा ऑप्शन डी, फंड्स बैंक। भारत में पेंशन फंड का महत्व क्रमशः कम होता गया है, क्योंकि वेंचर व्यापारी प्रायः अपने पूंजी उपलब्धकर्ता पर निर्भर होते हैं और बैंक प्रायः अपने सहयोगी संस्थाओं में निवेश करना चाहते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने इसमें 395 क्वेश्चन किया है। तो अब हम लोग दूसरा करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक विकास के बारे में, जो कि चैप्टर होगा मानव विकास। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, पसंद आए चलना है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि UPSC और PCS निकालना है, RO प्रीलिम्स को एग्ज़ाम निकालना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।